देखो बच्चों, आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं एनडीए की। आज है जो 2020 का अपना पेपर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आया है कि करेक्ट रिलेशन क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर में। स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ f और रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इन दोनों में आपसे क्या पूछा गया है, रिलेशन की बात की है कि इन दोनों में क्या रिलेशन आएगी। तो बच्चों हमें इस बात का पता है कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होती है। क्या होती है उसकी, हाफ। एक बात और ध्यान रखनी होती है हमें, ये हाफ जो है फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का केवल मिरर के लिए ही होता है। लेंस के केस में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। वहां पे फॉर्मूला जो आप यूज करोगे ना, 1/f equals to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2 लेंस मेकर फॉर्मूला यूज होता है प्यारे बच्चों। ध्यान रखियो, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर मिरर। लेंस के लिए ये रिलेशन आते हैं जिसको लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है समझ आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन सबको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास पूछा गया है कि भाई a lemon kept in water in a glass tumbler appears to be longer than its actual size. This is because, मतलब लेमन ही जरूरी नहीं है। बचपन में जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो उस दौरान आपके पास बोला गया था कि भी एक कॉइन रख दिया, वो ऊपर भी नजर आता है और साइज भी उसका ज्यादा नजर आता है, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो प्यारे बच्चों इसके पीछे आपको पता है दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसा किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपके पास आया, लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड, ये आपको पता है, बायो में थोड़ा सा और ज्यादा इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आया, इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस होते हैं और एनडीए ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है जिसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज रहे कि भाई नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। सनलाइट के स्पेक्ट्रम के लिए सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। कई बार मन में देखो लोड रे लैग आने के चांस होते हैं, ये नहीं है क्योंकि हम प्रिज्म वाला जब टॉपिक स्कैटरिंग और ये सब पढ़ रहे होते हैं ना, उस दौरान ये नियम सा आ जाता है, तो वहां पे कंफ्यूजन आता ही आता है दिमाग में। स्पेक्ट्रम और ऐसा कुछ आए तो सीवी रमन दिमाग में आ जाता है। और न्यूटन के बारे में ये तो प्रिज्म वाले में न्यूटन तो नहीं था, इसलिए इसकी तरफ नहीं जाते हैं क्योंकि वो तो प्लस वन वाले टॉपिक में ही बहुत आ गया था, तो ये गलती के चांस से रहते हैं। लेकिन सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने ऐसा किया था दैट इज न्यूटन। कौन है प्यारे बच्चों, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली ऐसा सबसे पहले किया था। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा गया। हर साल न्यूमेरिकल आता है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 तक के न्यूमेरिकल्स 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। फक्त के तौर पे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते बच्चों। इसने कहा द कॉस्ट ऑफ एनर्जी to operate an industrial refrigerator that consumes 5 kilowatt power, पावर दे रखी है 5 किलोवाट using 10 hours per day, उसको प्रतिदिन यूज किया जाता है 10 घंटे, 10 hours per day। तो 30 दिन यूज किया तो टोटल टाइम कितने के बराबर हो गया, 300 घंटे हो गया प्यारे बच्चों। उन्होंने कहा कि 1 किलोवाट आवर के लिए 4 रुपए खर्च होते हैं। 1 किलोवाट आवर भी लिख सकता था, या फिर यहाँ पे वो 1 यूनिट जो अपना बिजली का बिल आता है, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट हार। 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट हार। बोले कि उसमें 4 रुपए खर्च होते हैं, तो बताओ टोटल खर्चा कितना आया, टोटल बिल कितने का आएगा। तो क्या है कि 1 किलोवाट आवर, किलोवाट हार जो है ये एनर्जी की यूनिट होती है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि 1 किलोवाट हार, किलोवाट हार किसकी यूनिट है। तो कई बार वाट वर्ड नजर आता है, पहली ही बात दिमाग में जाती है कि भाई ये तो ना एनर्जी किलोवाट पावर की यूनिट है, बट आर मतलब टाइम, पावर इनटू टाइम एनर्जी होती है। उसकी कमर्शियल यूनिट है जो 3.6 मेगा जूल के बराबर है बच्चों। 3.6 मेगा मतलब 10 की पावर 6।
इसको 1 यूनिट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 1 यूनिट, जो अपने बिजली का बिल आता है। तो टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम की वो निकाल लो। पावर इनटू टाइम, पावर कितनी 5 और टाइम कितना 300, तो ये आया 1500 किलोवाट आवर। 1500 यूनिट खर्च हुई। अब पैसे निकालने हैं, अमाउंट निकालनी है, टोटल खर्चा निकालना है, तो 1 यूनिट के लिए खर्च होते हैं 4, 1500 के लिए हो जाएंगे 6000 खर्च। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा प्यारे बच्चों। किलोवाट आवर, उसकी वैल्यू, किसकी यूनिट है, और साथ के साथ छोड़ हो गए के न्यूमेरिकल। तो एक ही क्वेश्चन से कई बातें सीखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट दैट इज फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। इसमें दिया गया बच्चों, बीच में एक मिस्टेक थी, हैव नहीं लिख रखा था। क्वेश्चन में दिया कि which of the following statement regarding magnetic field is not correct। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में इस बात पे भी ध्यान देना जरूरी है। पक्का 1 या 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जिसमें करेक्ट से पहले ध्यान दियो कि इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट की बात की गई हो, देखने को मिलेगा ऐसा। पहले कहा कि मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व है, सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओपन कर्व है, होगी गड़बड़। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, ये भी सही बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व होते हैं, ओपन कर्व नहीं होते हैं। तो ये बात इसमें गड़बड़ में थी बच्चों। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन भी, पक्की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसका जो फिलामेंट है वो किस चीज का बना होता है, किस मेटल का बना है। तो बच्चों आपको पता है कि फिलामेंट के लिए देखो ऐसा सब्सटेंस लेना है जो जल्दी से मेल्ट भी ना हो, मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, और जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट आए तो हीट और लाइट दोनों चीजें प्रोड्यूस करे आपके पास। रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। तो दिए गए ऑप्शन में से ऐसा आपके पास प्यारे बच्चों टंगस्टन है। क्या यूज होता है उसके लिए? टंगस्टन यूज करते हैं। टंगस्टन ऐसी मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और जिसकी रेजिस्टिविटी भी क्या है आपके पास है, हाई होती है बच्चों। समझ आई है बात? देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था ना मैं कि प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां नोट वर्ड यूज कर रखा हो या इनकरेक्ट वर्ड यूज कर रखा हो, वहां गलती के चांस ज्यादा होते हैं। इनमें से कौन सी यूनिट एनर्जी की नहीं है? कौन सी यूनिट नहीं है? जूल होता है, वाट आवर मतलब पावर इनटू टाइम होता है। आवर तो टाइम की यूनिट होगी ना, एनर्जी की तो नहीं है, इसका मतलब इसमें गड़बड़ है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये कैसे आया? देखो बच्चों वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है तो किलोग्राम, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट है तो 1 मीटर हो। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये भी सही है। वाट आवर पावर इनटू टाइम जूल वैसे ही ऐसा यूनिट है। तो एक ही बचा था ऐसा, क्या था वो? हार। तो इसकी यूनिट हार नहीं होती है, घंटे जो है वो समय की यूनिट है बच्चों। क्लियर है सबको बात? ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेजिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन के भी बहुत चांस है। इसमें इसने कहा कि आपके पास इसमें टोटल करंट आ रहा है 100 मिली एम्पियर, आई दे रखा है 100 मिली एम्पियर। मिली का मतलब हो गया 10 की पावर -3 एम्पियर प्यारे बच्चों। और बोले कि बैटरी जोड़ रखी है 12 वोल्ट की, आई दे रखा था, वी दे रखा था। तो बोले कि इस आर की वैल्यू बताओ। तो एक बात तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो ना, R इक्वल्स टू होगा V बाय I। V है 12, I इसको देखोगे तो 10 की पावर -1 रह गया ना, तो 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो 120। तो रेजिस्टेंस हो गया 120, टोटल रेजिस्टेंस हुआ ना ये। तो अब 120 चाहिए दो पैरेलल में, पैरेलल में आइडेंटिकल हो तो बता रखा R बाय N, N मतलब कितने रेजिस्टेंस है, तो 2 रेजिस्टर हैं तो R बाय 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R बाय 2। तो अब R बाय 2 आया हुआ है 120 टोटल, ये था 90 को ऊपर ले जाओ, R आया 240 ओम। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा।
इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो। तो आप कोशिश करना कि चैनल पे जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वीडियो है जरूर से देखो उसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है इसमें कि भाई लाइट ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, वो इम्पिंजेस मतलब गिरने लग रही है एक टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। लाइट मतलब उसके पास फोटॉन्स है और फोटोन किसी भी सरफेस पे जाके टकराएंगे तो उसके ऊपर क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरफेस एरिया हाफ कर दिया जाए, कि सरफेस एरिया को हाफ कर दो तो प्रेशर जो लगेगा, उसके फोर्स जो लगेगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों जितना ज्यादा एरिया होगा इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा टकराएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा टकराएंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो अगर यहाँ पे वो एरिया कम कर देता है, हाफ कर देता है, तो जो फोर्स लगेगा वो भी क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स जाके टकरा रहे थे वो अब कम हो जाएंगे पहले बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दिया जाए। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये फिर वही रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आया कि एक मेटालिक वायर है जिसका रेजिस्टेंस, ये एक वायर थी, इसका पहले बच्चों रेजिस्टेंस दिया गया है 20 ओम के बराबर। इसके दो इक्वल टुकड़े कर दिए, दिस एंड दिस, इक्वल टुकड़े करोगे तो रेजिस्टेंस भी इक्वल हिस्सों में बट जाएगा, 10 ओम 10 ओम। अब इनको पैरेलल में जोड़ दिया, 10 और 10 को पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या बताया था, r/2, दो हिस्से 3 होते तो r/3, तो 10/2 आ जाता अपने पास से 5 ओम के बराबर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ग्रेविटेशन चैप्टर से आपसे पूछा गया है, दो प्लैनेट्स सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, रेडियस दे रखी है, r1 दिया गया है r के बराबर, r2 दिया गया है 4r के बराबर। रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स t1/t2। आपको पता है केपलर्स लॉ पढ़े होंगे, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r³ के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r³ के। तो यहां से t देखते तो r की पावर 3/2 होता प्यारे बच्चों, तो मतलब t1/t2 में निकालता तो आपके पास r1/r2 की पावर है 3/2, r1/r2 करते तो 1/4, 1/4 की पावर 3/2 करोगे तो 1/8। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है समझ आया होगा। देखो पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन ये आया, Which of the following statement about sound is not correct। देखो कितने क्वेश्चन एक ही साल वाले में नॉट करेक्ट पे आने लग रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं इस बात की तरफ ध्यान दिया जाए। साउंड ट्रेवल्स एट ए स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ये बात सही है। साउंड वेव आर ट्रांसवर्स, गलत है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल नेचर की होती है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर देन ड्राई एयर, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी साउंड की स्पीड उतनी ही ज्यादा होती है प्यारे बच्चों। मॉइस्ट एयर का मतलब ह्यूमिड एयर, और ह्यूमिडिटी ज्यादा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा तो स्पीड भी ज्यादा। तो इसमें सही जवाब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही जवाब ये है, और साउंड के बारे में ये बात गलत है। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। When the short circuit condition occurs in the current, शॉर्ट सर्किट कब आता है? प्यारे बच्चों सर्किट की बात करें तो तीन बातें वो आपसे पूछ सकता है अबाउट सर्किट। क्या है वो तीन बातें? एक तो कह दे ओपन सर्किट, एक वो आपको बोल दे क्लोज सर्किट, एक वो बोल दे शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट मतलब करंट जीरो, क्लोज सर्किट मतलब करंट इज नॉन जीरो, शॉर्ट सर्किट मतलब करंट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया, रेजिस्टेंस बिल्कुल लो हो जाए, करंट एकदम से बहुत हाई हो जाए, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। तो तीन सर्किट एक क्वेश्चन के साथ बता दिए गए हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट एंड द वन इज ए शॉर्ट सर्किट। तो अब इनमें से ढूंढिए शॉर्ट सर्किट कंडीशन कब आएगी? जब करंट एकदम से बढ़ जाए, उसको क्या बोला जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो गया। आगे बढ़ो।
Which of the following type of radiation has the smallest wavelength? सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? हर बच्चा जानता है जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी आपके पास कम होगी। स्पेक्ट्रम जरूर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए। आप उम्मीद कर सकते हो कि उस चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक छोटा सा चैप्टर यूजेस के ऊपर खासकर कि इसका यूज क्या है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, यूज, मेथड किससे प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। तो 2 प्रश्न पहले बच्चों जरूर। फिर आर द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट में चले तो सन अपीयर्स रेडिश एंड सनराइज और सनसेट के दौरान जो सन है वो आपको रेडिश नजर आता है, उसके पीछे क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों सन जो रेडिश नजर आता है दैट इज ड्यू टू स्कैटरिंग। किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग की वजह से होता है। इनके बारे में देखो, अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। टीआईआर कहीं नजर आ जाए, टीआईआर कहां काम आएगा आपके पास कि जो एक एयर बबल है, एयर बबल साइन करता है टीआईआर के कारण, डायमंड चमकता है टीआईआर के कारण, ऑप्टिकल फाइबर काम करता है टीआईआर पे, जो आपके पास मिराज होता है वो मिराज भी होता है टीआईआर पे, जो आपके पास लूमिंग होती है वो लूमिंग भी होती है टीआईआर की वजह से। किसकी वजह से प्यारे बच्चों? टीआईआर। जो पोरोप्रिज्म्स हैं वो पोरोप्रिज्म भी किस पे काम करता है? टीआईआर पे काम करता है। स्कैटरिंग किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो आपका स्काई ब्लू है, स्काई क्या है? जो ब्लू है वो स्कैटरिंग की वजह से है। आपसे पूछ लिया जाए कि जो सन रेडिश वाली जो बात है वो भी किसकी वजह से है? स्कैटरिंग की वजह से है। जो रेड सिग्नल होते हैं, क्या होते हैं? जो रेड सिग्नल, सॉरी डेंजर सिग्नल जो होते हैं, जो डेंजर सिग्नल हैं वो रेड क्यों होते हैं वो पूछ लिया जाए तो भी क्या आएगा आपके पास? स्कैटरिंग उसका आंसर आएगा। क्या आएगा? स्कैटरिंग उसका जवाब आएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो इनसे रिलेटेड। इंटरफेरेंस से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो इंटरफेरेंस से लाइट का कौन सा नेचर यूज होता है? वेव नेचर की बात होती है बच्चों। किसकी? वेव नेचर। और एक जो सोप बबल में कलर नजर आते हैं ना, वो सोप बबल में कलर इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लो वैसे इसको, बहुत जरूरी सी बातें इसके बारे में मैंने लिखी है आपको। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कोई बात पूछी जाए तो रिफ्लेक्शन से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो क्या नहीं बदलता? रिफ्लेक्शन से ना तो लाइट की स्पीड बदलती, ना आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती, ना उसकी वेवलेंथ बदलती। पूछ सकते कि रिफ्लेक्शन हो गया तो बताओ क्या बदलेगा? स्पीड बदलेगी? ना जी। क्या उसका कलर बदलेगा? ना जी। क्या उसकी वेवलेंथ बदलेगी? ना जी। क्या उसकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी? ना जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसमें दिया गया फिर एक न्यूमेरिकल है ऑप्टिक्स चैप्टर से, और देखें इसके बारे में। इसमें कहा एक लेंस है जिसकी पावर है 2 डायोप्टर। पावर दी गई है आपको कितने के बराबर बच्चों? 2 डायोप्टर के बराबर। पावर इज 2 डायोप्टर। तो उन्होंने कहा which of the following statement about the lens is correct। मतलब एक तो कहा कि कौन सी बात सही है और हर एक में फोकल लेंथ की बात की है। तो अगर मैं फोकल लेंथ निकालूं तो ऐसी सिचुएशन में, एक मिनट मेरे बच्चों, दिस इज वर्किंग वेरी स्लोली। तो ऐसी सिचुएशन में जो फोकल लेंथ है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ, फोकल लेंथ पावर का रेसिप्रोकल है। +2 है तो 1/2 का जब आप रेसिप्रोकल करोगे बच्चों तो 1/2 का रेसिप्रोकल में क्या आ जाएगा आपके पास से? 1/2 मतलब 0.5। तो पावर 2 है तो फोकल लेंथ है 0.5। और ऐसा ऑप्शन एक तो ये दे रखा 0.5 का, एक ये दे रखा
फर्क क्या है, यहां कनकेव लिखा है और यहां कन्वेक्स लिखा है। फोकल और जो पावर है वो पॉजिटिव होती है कन्वेक्स के लिए, तो अपना आंसर तीसरे वाला आ जाएगा प्यारे बच्चों इसमें। तो ये एक छोटी सी गड़बड़ और मत करना, कई बार फोकल लेंथ दे देता और पावर पूछ लेता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, पावर जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पावर है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। गड़बड़ कहां होगी, फार्मूला याद होगा सबको, कर लेंगे उसको। एक तो यही होता है कि पावर की यूनिट क्या है, तो डायोप्टर होती है प्यारे बच्चों। फिर बात आ जाती है आपके पास है सेंटीमीटर में दिया होता है पावर फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो ऐसी सिचुएशन में फार्मूला यूज कर लियो 100/f। कब है, जब फोकल लेंथ किस में हो, सेंटीमीटर में ले रखी हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आएंगे। 2020 के कुछ जरूरी से क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले पेपर में भी आपकी हेल्प कर सकते थे, ये उसके लिए एक छोटी सी प्यारे बच्चों आपके लिए वीडियो थी। अगले 5 वीडियो में हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। कोई टॉपिक आपको लगता है कि जी ये टॉपिक नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक की भी आप नीचे मैसेज में रिक्वेस्ट डाल सकते हो। विद इन 2 और 3 डेज आपको वो आपका लेक्चर मिल जाएगा बच्चों।